हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इस मदद के सिलसिले में मैं आ गया हूं चैप्टर नंबर 3 पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, जहां पर मैं आपको करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं शुरू करता हूं अपनी बात, और उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और एक प्रॉमिस आपसे लेना है कि अगर ये वीडियो वाकई हेल्पफुल हो, ये मेहनत ईमानदारी भरी हो अरविंद सर की, या जेन्युइन हो, तो आप अपने एक दोस्त को, कम से कम एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसको मिले एक अच्छा कंटेंट और अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे अपने बच्चों के लिए और कड़ी मेहनत करनी है। और आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये रही करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात। मैं कलर ले लेता हूं ग्रीन, और PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि इसका सर मुझे प्रेजेंटेशन भी मिल जाए तो पढ़ाई और बेहतर हो सकती है, तो वो प्रेजेंटेशन भी आप ले सकते हैं। वो मिल जाएगा आपको अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी का ऐप आता है, इसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस के साथ में अरविंद एकेडमी में स्टोर सेक्शन में और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर वो क्वेश्चंस भी आप लगा लेते हैं इन PYQs के साथ में, तो आप बिल्कुल सॉलिड तैयारी की तरफ चले जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में चेक कर लीजिए कौन से कोर्सेज आपके लिए सुटेबल हैं और आपको मदद कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं तुरंत पढ़ाई पर। ये रहा पहला क्वेश्चन। पढ़ाई के दौरान प्योर टीचिंग रहेगी हमारी, कोई फालतू टक्स आपसे नहीं करूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो 2022 में आया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm, the number of electrons passing through it in 1 second। देखिए, ये जो V और R दे रखा है, तो अगर मैं यहां से I निकालूं तो V अपॉन R लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। V का मतलब हो गया 200 वोल्ट, R का मतलब है 100 ओम, यानी करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर की। और करंट की वैल्यू होती है Q अपॉन T, ये भी हम जानते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं Q बाई T, यही तो करंट की वैल्यू होती है। ये हो गया 2 एम्पियर। Q कितना हो गया बेटा, 2 एम्पियर इंटू टाइम, और टाइम दे रखा है इन्होंने 1 सेकेंड, यानी वैल्यू हो गई 2 कूलाम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से Q इज इक्वल टू NE को पहचानते हैं। तो N की वैल्यू निकालनी होगी तो Q बाई E चाहिए होगा। Q है 2 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर, ये 2 लिखा हुआ है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10 की पावर 19, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आपके यहाँ आया हुआ सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं किनारे हट जाता हूं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं या पॉज करके नोट कर पाएं। वैसे इसका प्रेजेंटेशन देने की पूरी कोशिश रहेगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो 2020 में आया हुआ है। द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। करंट डेंसिटी को पहचानते होंगे, J से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और E से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को लिखना सीखा होगा, वहां पर आप J लिखते थे, J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये आप पहचानते हैं। अब यहां से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो J अपॉन E लिख दूंगा, और ये सिग्मा है क्या, ये है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। व्हाट इज दिस, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये यहां पूछा है J अपॉन E का रेशियो, J अपॉन E का रेशियो, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, B, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप प्यार से
सॉल्व कर सकते हैं। मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट पूरी ले सकते हैं बढ़िया तरीके से, तो ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या लाता है। तो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन 2020 का। ए कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is connected to a DC battery. The physical quantity which remains constant along the wire. इन्होंने कहा है कि एक वायर ले लिया है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, इस तरह का वायर ले लो आपको समझाने के लिए, और यहां इस वायर में आपने एक डीसी बैटरी लगा दी है बेटा। ये डीसी बैटरी है, दिस इज द वायर, और ये वायर कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म क्रॉस सेक्शन का। तो इस कहानी में क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी? तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल बी द सेम। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोला जाता है? करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट वो सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट विल बी कांस्टेंट, विल बी सेम या कांस्टेंट। ये आंसर है, क्योंकि यहां पर रेट तो सेम रहने वाला है और बाकी क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं और फिर अगली बात अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा 2022 का। लिखा है इफ n, e, tau and m have their usual meanings, then the resistance of a wire of length L and cross section area is A is given by। तो आपने ये देखा है, पढ़ा है कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है m अपॉन, इसको याद भी रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का। व्हाट इज दिस? दिस इज रेजिस्टिविटी, ये पहचानते होंगे, रेजिस्टिविटी, या इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम जानते हैं, हमसे पूछा है आर, कहां गया? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हमें ये रेजिस्टेंस निकालना है, यानी आर की बात की जा रही है। तो आर क्या होता है? आर होता है रो एल बाई ए। ये भी आप पहचानते हैं, वैल्यू रख दीजिए, बस बात खत्म। ये हो गया एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। और इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा जहां तक बी, तो आंसर इज बी। ये रहा इसका आंसर विच इज बी। और इसको थोड़ा सा याद रखिए, आराम से बन जाएगा। हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब तक नोट कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्यार से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये लिखा है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, वीडी निकालना है, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस वन। ये एरिया दे रखा है मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ आई की वैल्यू है 1.5 एम्पियर। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी, ये n है क्योंकि यूनिट देखिए पर मीटर क्यूब है, 9 × 10⁻28 पूछा है। वीडी बता दीजिए। हम ये फॉर्मूला जानते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पर, I = NEA VD। इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल आपके कोर्स में होता है, इसलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं कि इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब यहां पर आई निकालना, सारी वैल्यूज दे रखी है तो बस वैल्यू पुट कर दो। n का मतलब है 9 × 10⁻28, ई है 1.6 × 10⁻−19। ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है। और फिर एरिया आ नहीं पाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर लेते हैं, 1 × 10⁻−7। और रहा वीडी, तो वीडी हमको निकालना है, करंट दे रखा है तो यहां लिखो वीडी, और करंट की वैल्यू हमको दे रखी है 1.5 एम्पियर। बस हमको वीडी कैलकुलेट करना है। तो यहां से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लिख दोगे वीडी = 1.5
अपॉन पूरी कहानी निपटाते हुए 9 इंटू 10 1.6, और ये 7 था, ये 7 मिलेगा तो हो जाएगा 26, 10 की पावर 2 बचेगा मेरे ख्याल से बराबर लिखा हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 1.04, ये एग्जैक्टली आएगा 042 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसको शांति से और आपको बिल्कुल यही बनता हुआ दिखेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप बेटा, और फिर बातचीत आगे की जाती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 1.5 ही आ जाएगा, 10 के आसपास दिख रहा है, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे की बातचीत करते हैं बेटा, और फिर आगे चलेंगे। ये नोट कर लिया होगा आपने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फटाफट इसको भी निपटाते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन 22 का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए कई बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो ऐसा सोच लेते हैं कि जैसा मेटल में होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये इन द केस ऑफ मेटल होता है, ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जहां उसका कोफिशिएंट जो होता है वो मानते हैं पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाना। मेटल्स के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन सब केसेस में नहीं होता। यहां पर कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये पॉजिटिव, यहां पर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मैं अल्फा लिख दूं अगर, तो ये पॉजिटिव होता है। लेकिन इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी गिर जाती है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। तो आप ये ध्यान ना रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हर चीज का रेजिस्टेंस घटता है। जैसे एलॉय ले लीजिए, तो एलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में जल्दी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मोर और लेस सेम रहता है, और मेटल्स में बढ़ जाता है रेजिस्टेंस और सेमीकंडक्टर में घट जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से इसका आंसर जो बनता है वो सी बनता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके सिस्टम में ये बात रहनी चाहिए, वरना किसी दूसरे सवाल में गलती हो सकती है। खैर तो इसको नोट करिए, अगला कुछ सवाल फिर से देखेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा बड़े आराम से आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, और इसमें देखिए आई वी ग्राफ, ध्यान रखिएगा, आई इधर बना हुआ है और वी इधर बना हुआ है। आई वी ग्राफ फॉर ए मेटेलिक वायर एट 2 different temperatures T1 and T2 is shown in the figure. Which of the following 2 temperatures is lower and why? किसका टेम्परेचर कम है और क्यों है? ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि H = I² RT रहता है। तो अगर टेम्परेचर कम की बात कर रहा है T1 T2 में, लोअर टेम्परेचर, तो हम ये समझ सकते हैं कि लोअर रेजिस्टेंस निकाल लें तो वही टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर जाएगा। लोअर R, जिसका R कम उसका टेम्परेचर कम। अब यहां पर देखिए जो IV है ग्राफ में, ये IV जो स्लोप है इसका, वो स्लोप है, और रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये R रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 1/R रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि R की वैल्यू होती है V/I। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका R कम। रिलेशन देखिए, तो यहां स्लोप किसका ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ T2। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी R1 का रेजिस्टेंस R2 से कम हो जाएगा। उल्टा ना, ये देखिए रेसिप्रोकल चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि T1 इज लेस देन T2, तो आंसर हो जाएगा T1 इज लेस देन T2। ये आपका आंसर है। इसी तर्ज पर उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे जिसमें I, अगर V इधर होता,
अगर इस क्वेश्चन में V आपका इधर होता, ऐसे बना होता, तो आप फटाक से कह देते कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इस केस के अंदर, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे है, V अपॉन आई स्लोप हो जाएगा। अक्सर ऐसा आता है I अपॉन V, जैसे आप कंफ्यूज हो जाएं और ध्यान ना दे पाए तो गलती हो जाए। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आता है। तो ये रहा एक अगला क्वेश्चन, और ये भी 2019 का सवाल है, बढ़िया। द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड टेम्परेचर T, ये रेजिस्टेंस R है, ये टेम्परेचर T है, फॉर मरकरी इज शोन इन द फिगर, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ Hg नियर 4K। तो यहां पर अगर पहले पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 और पहला पार्ट, तो Hg एट 4 केल्विन टेम्परेचर पे हम क्या देख रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस इज 0। R देखिए, ये R है ना, ये शून्य है यहां, तो R विल बिकम 0। इसका मतलब क्या है, 4000 टेम्परेचर पर, ये जो दिख रहा है आपको केल्विन पे, 4 केल्विन जो दिख रहा है, ये लिखा है 4000 केल्विन पर, आपकी कहानी कितनी बन जाएगी, ये सुपर कंडक्टर हो जाएगा। 0 होने का मतलब है सुपर कंडक्टर, कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। 4K पर 4K पर इसकी जो कहानी है, ये केल्विन लिखा है, तो 4 केल्विन पर आप देखें तो ये कहानी कहां पहुंच जाएगी, ये बन जाएगा सुपर कंडक्टर, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा। और फिर जब ये यहां से रेंज थोड़ी बढ़ाइए करीबन 5 में, तो 5 से 6 में ऑलमोस्ट कांस्टेंट जा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो लिख सकते हैं बिटवीन जब आपका टेम्परेचर होगा 4K टू 5K रेजिस्टेंस, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि उसके बाद ये राइज कर रहा है 4 से 5 में थोड़ा सा, between 4 to 5 rises, and then after 5K it will be constant। फिर से एक बार, 4K पर शून्य है सुपर कंडक्टर, 4 से 5 तक आएंगे तो ये देखिए बढ़ा, और उसके बाद 5 से ऊपर लगभग कांस्टेंट है। तो ये कहानी क्या हो जाएगी, यही कि 4 पर सुपर कंडक्टर है, 4 से 5 में बढ़ रहा है, और 5 के आगे बढ़ेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाई पड़ेगा। अगली बात देखते हैं, मैं यहां पर आपको समझ में आया होगा, ये मैं हटा दूं क्या ऊपर से, मुझे लगता है हटा देना चाहिए, क्योंकि जब आपको मिलेगा तो आप साफ तौर पे देख पाएंगे। नंबर 2, इन विच रीजन ऑफ द ग्राफ शोज इन द फिगर इज द रेजिस्टेंस नेगेटिव एंड वाई। रेजिस्टेंस नेगेटिव कहां होगा, तो हम जानते हैं कि जब हम V नॉर्मल केस में V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, ओम्स लॉ पे V इज इक्वल टू IR लिखते हैं, यानी ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस के लिए हमारा वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए यहां पर कहां पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट रहा है, यहां इतने रीजन में वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, यहां B से लेकर C तक में देखिए अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट गिर रहा है, यही नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है। इन रीजन BC V is increasing and current is decreasing, therefore resistance is negative, resistance is negative, क्योंकि आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट गिर रहा है। पॉजिटिव रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, पूरी बात मैंने एक्सप्लेन की है जो आप पकड़ पा रहे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगला सवाल लेते हैं। ये रहा बेटा अगला सवाल, और इसमें बोला गया है द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय ए 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज कितना होगा। तो देखिए जब ये पावर रेटिंग दी जाती है, यहां से आप रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं,
क्योंकि आप वोल्टेज कुछ भी चेंज कर दें, रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में बदलने वाला तो है नहीं। तो इसका हम उपयोग करेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर से कि हम रेजिस्टेंस निकाल सकें। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है इसमें, 220 वोल्ट, तो 220 इंटू 220 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 का स्क्वायर 484। तो पहले वाले से आपका जो पावर का रेजिस्टेंस आया वो 484 आ गया। दूसरे में देखिए आपने 110 वोल्ट यूज किया है, तो पावर की बात की जाए P1 लिख देते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर। वोल्टेज है 110 आप जो यूज कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं 484, करीब करीब ये 4 बार चला जाएगा ऐसा मान लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 25 वाट के आसपास। तो दिस इज द 24 वाट इज द आंसर, और इस तरह से ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। इस तरह से सवाल आप लगा पाएंगे। नोट कर लीजिए, मैं हटता हूं जिससे आप इसको और बेहतर ढंग से समझ सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। खैर आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे लिखा है इन ए डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रेस्पेक्टिवली आर। अब डीसी सर्किट में क्या होता है कि मान लीजिए ये डीसी सर्किट है, डायरेक्ट करंट वाला सर्किट जो बैटरी से ऑपरेट करते हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, तो करंट बाहर जो है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, लेकिन बैटरी के अंदर जो करंट होती है वो जाती है निगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे जाती है ना करंट। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या बन जाएगा कि निगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द बैटरी एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द बैटरी। तो आंसर विल बी सी। तो बैटरी के बाहर प्लस से माइनस और बैटरी के अंदर माइनस से प्लस करंट फ्लो होती है। इस तरह से ये बहुत आसानी सी बात थी जो आप नोट करके समझ सकते थे। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं और करने का प्रयास करेंगे। अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लिखा है ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल लोड रजिस्टर आर। ड्रॉ द प्लॉट्स ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज V वर्सेस R एंड द करंट I। तो देखिए यहां पर जो सर्किट डायग्राम है जो ये बता रहे हैं, एक बैटरी बना लीजिए, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड है, स्मॉल r E ऐसे, और बाहर वाले को एक रेजिस्टेंस डाल दीजिए विच इज R, करंट भी फ्लो हो रही होगी I। और टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें तो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा V। ये एक नॉर्मल सा क्या बोलना चाहिए, एक सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम में जो कॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं, हम जानते हैं क्या मिलता है, I इज इक्वल टू E माइनस V इज इक्वल टू E माइनस I R। ये फॉर्मूला हमको पता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो ये फॉर्मूला लग जाता है। और हमको ये भी पता है कि जो ये I की वैल्यू है, ये I कितने के बराबर होगा, टोटल एनर्जी मिली E और टोटल रेजिस्टेंस है R पर R, ये वोल्ट EMF है, टोटल EMF अपॉन R प्लस R। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां, तो V इज इक्वल टू E माइनस E R प्लस R इंटू R। अब यहां पर आप E कॉमन ले लीजिए या मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो नीचे आ गया R प्लस R, ऊपर आ गया E R माइनस E R प्लस E R माइनस E R, मतलब E अपॉन R प्लस R। तो इस वाली इक्वेशन से कहीं एक R छूट गया, ये R यहां भी है। ये देखिए ये हमारे पास एक रिलेशनशिप मिली है, और V इज इक्वल टू E R अपॉन R प्लस R। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ जाएगा, जो ग्राफ प्लॉटिंग की बात की है। तो ये देखिए मैं V यहां दिखा देता हूं y एक्सिस पर, और R की वैल्यू जो है R ओम में इधर दिखा देता हूं। अब इस केस में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, ऐसे
क्यों? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस अगर आप जीरो कर रहे हो यहां तो V भी जीरो हो रहा है, R जीरो करो V जीरो, और जब कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से काफी बढ़ जाएगी, E तो कांस्टेंट है, तो ये नीचे वाला R नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो R कट जाएगा। When capital R is much greater than small r, तो स्मॉल r को हटा सकते हो, R कटा तो V कांस्टेंट हो जाएगा, तो कुछ समय बाद ये V कांस्टेंट मिल जाएगा, R जीरो, और इस तरीके से शुरू में बढ़ के ऐसे कांस्टेंट जाएगा। ये इसका ग्राफ है। अब बात करते हैं हम लोग करंट के ये तो बन गया था, देखिए V वर्सेस R, V वर्सेस I की बात कर लेते हैं। तो V वर्सेस I क्या मिलेगा? I कहां है इसमें? ये V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इस वाले रिलेशन को देखो तो ये क्या है, इसमें V E और स्मॉल r कांस्टेंट है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है ना, देखिए ये माइनस ग्रेडियंट के साथ। तो जब भी हमें लीनियर रिलेशनशिप मिलती है वो स्ट्रेट लाइन दिखाता है। अब क्योंकि माइनस है तो इसका स्लोप माइनस है। जैसे y, कई जो मैथ्स वाले बच्चे हैं या जो फिजिक्स वाले बच्चे भी हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो y इज इक्वल टू mxc स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, तो यहां पर m की वैल्यू निगेटिव है, देखो -1। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? इधर रहा V, इधर रहा I, एम्पियर में लिख दो, ये वोल्ट्स में लिख दो, सब लिख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, वोल्ट्स, ठीक। और स्ट्रेट लाइन क्योंकि माइनस स्लोप है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको। ये -1 है ना, तो -1 का मतलब पॉजिटिव से 135 डिग्री, दिस एंगल इज 135 डिग्री। यहां पे स्लोप कितना है? -1। तो अगर आप इतना नहीं, मान लीजिए मैथ्स मतलब बायो के स्टूडेंट हैं, मैथ्स वाला तो समझ गया होगा, बायो के जैसे स्टूडेंट है और बिल्कुल ही नहीं समझ पाते, तो इतनी बात तो समझनी होगी। नीट वीक देंगे तो वहां भी ये चर्चा खूब चालू रहती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्लोप निगेटिव है रिलेशनशिप लीनियर, स्ट्रेट लाइन और स्लोप निगेटिव, तो इधर चला गया। ये इसका आपका ग्राफ बन गया है। तो अब ये सेकंड जो पार्ट है वो मुझे शायद नेक्स्ट स्लाइड में करना पड़े, या यहाँ जगह है किनारे, यहीं कर देता हूं जिससे हम लोग इसी में निपट लें। तो मैं कलर ले लेता हूँ वाइट और ऐसे कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ जहाँ तक सेकंड दिख जाए। अब ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट R इज इक्वल टू 4 ओम। द करंट 4 ओम पर जो करंट है वो 1 एम्पियर की है। तो 4 ओम पर 1 एम्पियर की करंट, तो वैल्यू कहीं रखने की कोशिश करते हैं, इसी को ले लेते हैं। 4 ओम पर करंट कहाँ गई? करंट 1 एम्पियर है। तो बेटा यहाँ पे जो करंट की वैल्यू हम लोग देखे थे कि टोटल करंट होगी I EMF अपॉन R प्लस R। अब यहां पर I बोल रहा है 1 एम्पियर, E हमको मालूम नहीं, ये मालूम है 4 प्लस R। तो रिलेशनशिप यहां से क्या आ जाएगी? R प्लस 4 बराबर E। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, या समझ गए होंगे न्यूमेरिकल वाला सेक्शन। और व्हेन R इज इंक्रीज टू 9 ओम, इसको हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। R को इंक्रीज कर दिया गया है 9 ओम, उस समय करंट की वैल्यू हो गई 0.5 यानी 1/2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन बन गई 2, यानी 9 प्लस R इज इक्वल टू 2E, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप डिवाइड, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दे, 2/1 कर दो, तो 2E अपॉन E और 9 प्लस R अपॉन R प्लस 4, ये कट के 2 आ गया, तो 2R प्लस 8, 9 प्लस R, थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा। तो यहां पर स्मॉल r की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 1 ओम, देख पाए होंगे। अब यहां से E निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी E कितनी हो गई? R प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4, यानी E की बराबर 5 वोल्ट। तो आपका ये आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। मैं इसको ऊपर से एक बार शो कर देता हूं जिससे आप इसका अंदाजा ले सकें या इसको नोट कर सके कहाँ से चालू था। ये यहाँ से सवाल है, तो ये हमारे ख्याल से आप देखने का मौका मिलेगा आपको, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर भी कर दूंगा, ऐसे सवाल आपको क्लैरिटी भी देंगे और अच्छे से आप कर भी पाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर करता हूं, ये यहाँ स्क्रीनशॉट या जो भी चीज चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये अगला सवाल है, इसको भी करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो लिखा है 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel। कुछ इस तरह का कहानी है, ये पैरेलल में लगा दीजिए। ये रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये दोनों लगे हैं पैरेलल में, ए और इधर पकड़ लीजिए बी, और यहां पर दे रखा है, मान लीजिए ये E1 है 1.5 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस था R1 0.2 ओम, और ये E2 है 2 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस है R2 0.3 ओम। अब क्या कह रहा है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। तो पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का कॉम्बिनेशन आप क्या करते हैं बेटा, आप ई इक्विवेलेंट जब निकालते हैं दो सेल में तो लिखते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट की कहानी होती है। इसमें वैल्यू डाल देते हैं 1.5, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल समझिए, और R2 मतलब 0.3 प्लस 2 इंटू 0.2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 0.2 प्लस 0.3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 1.7 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं 1.7 वोल्ट। ये तो आ गया E। अब R की चर्चा करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 0.2 इंटू 0.3 अपॉन 0.2 प्लस 0.3, ये आ जाएगा 0.12 ओम। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अच्छा 2 की जगह अगर ज्यादा हो ना 3 4 5 तो उसमें ये एक रिलेशनशिप याद रखिएगा कि बड़ी आसानी से E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये काम आ जाती, यहां भी काम आ जाएगी, लगाओगे तो n सेल्स हैं तो n तक चला जाएगा, इनफाइनाइट मत सोचना, अंत में En अपॉन n लिख दिया है। तो ये याद रखा जा सकता है एडिशनली। खैर इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2022 का, तो लिखा है किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल where the symbols have their usual meanings are respectively based on। ये तो आपको 100% पता होगा, गलत होने के चांसेस नहीं है। कमेंट करके बताइए फटाफट, पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि जो पहला लॉ होता है चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है और दूसरा लॉ बेस्ड है वोल्टेज वाला KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये आप कई जगह पूछा जाता है जो आप किसी भी हालत में गलत नहीं करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं हटता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल लेते हैं, किरचॉफ लॉ की कहानी। तो मेरे ख्याल से ये आप नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं बेटा, आइए। अब इसमें देखिए, ये किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो लिखा है इन द इलेक्ट्रिक network shown in the figure use Kirchhoff rules to calculate
द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस आर बराबर 4 ओम। ये आर बराबर 4 ओम दिख रहा है, ये कितनी पावर ले रहा है ये हमको बताना है। खैर, तो यहां पर देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया है, तो वो हमको करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लोज लूप ले लेते हैं, पहला वाला ले लेते हैं, अप्लाइंग केवीएल या सेकंड रूल, अप्लाइंग केवीएल, और क्लोज लूप कौन सा है जो मैं ले रहा हूं, वो है ए बी डी सी, ए बी डी सी ए, और मैं एक लूप ऐसे ले लूंगा और इसका वाला भी लूप ऐसे ही ले लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज टाइप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो शुरू करते हैं, ए से चलते हैं, ए से बी में कोई लफड़ा नहीं है, फिर बी से डी में गए, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो -4 इंटू I1 प्लस I2, फिर डी तक पहुंच गए, फिर डी से सी में कोई दिक्कत नहीं, डी से इसको पार किया, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो I1 इंटू 2 माइनस में -2I1, फिर हम सेल की तरफ गए, सेल में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल अप होगा, +12 वोल्ट बराबर 0। और कहीं भी दिक्कत हो कि किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, तो आप वन शॉट फ्रॉम अरविंद एकेडमी डाल के डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा किरचॉफ लॉ, और शांति से समझने के लिए, अगर एकदम लगाना नहीं आता तो। और जिस तरह मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि कई बार किरचॉफ लॉ लगाते वक्त साइन अलग अलग बुकों में अलग अलग टीचर अलग अलग लेते हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूं अगर आप ऐसे साइन लेंगे तो आपका कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। और अदरवाइज किरचॉफ लॉ लगाते वक्त अलग किताबें अलग टीचर अलग अलग साइन लेते हैं, जो मैं ले रहा हूं वो भी करेक्ट है, कोई दूसरा अलग साइन लेगा तो वो भी करेक्ट हो सकता है। खैर, तो इस चीज को सीखिए, जैसे मैंने बताया ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर I1 6 हो गया, तो -6I1 -4I2 बराबर 12। अब यहां आप शायद 2 से डिवाइड कर पाएंगे, तो -2 से डिवाइड, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 3I1 2I2 और ये रहा 6, माइनस से मल्टीप्लाई इसको उधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा 3I1 प्लस 2I2 बराबर 6। ये पहली इक्वेशन बन गई, देखिए 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब दूसरा क्लोज लूप लेते हैं बेटा, ये अब यहां ले लेते हैं अगेन, अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप लेते हैं, ऐसे ही जो है कोई भी ले सकते हैं आप, तो मैं BEFDB ले रहा हूं। ये क्लोज लूप लिखना जरूरी है, तभी टीचर अच्छी तरह आपकी बात समझ पाएगा। तो अब B से E चले कोई दिक्कत नहीं, E से F चले, तो यहां पर सेल में निगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो -6 वोल्ट। फिर आप F से D में कोई समस्या नहीं, D से आगे बढ़े, इस करंट के अपोजिट है, तो पोटेंशियल अप हो जाएगा, तो +4 इंटू I1 प्लस I2 बराबर 0। अब यहां पर वैल्यू लिखें तो लिख सकते हो 4I1 प्लस 4I2 बराबर 6, 2 से डिवाइड कर दो, 2I1 प्लस 2I2 बराबर 3, मेरे ख्याल से करेक्ट है, और ये इक्वेशन हो गई 2। अब ये पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग I1 I2 निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पावर कंजम्पशन निकालना है। पावर कंजम्पशन निकालने का मतलब क्या है कि मैं यहां पर P इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो टोटल करंट है इसके अंदर, स्क्वायर इंटू R लगाना चाहता हूं। तो जब तक हमें I1 I2 नहीं पता होगा तब तक मैं यहां पर पावर कंजम्पशन नहीं निकाल पाऊंगा। तो I1 I2 के लिए इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि सॉल्व करना बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले में दूसरी वाली घटा दो, तो 2I2 तो कट जाएगा, 1 माइनस 2, तो ये 3 में से 2 गए, यानी I1 बचेगा, I2 घट गया, ये बचा बाजू वाला 3। तो ऐसा लग रहा है कि I1 की वैल्यू 3 आ गई, बहुत अच्छी बात है।
इसकी इक्वेशन किसी में पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं। चलो इसमें तुमने डाल दी तो 2 × 3 2i2 बराबर 3, ये हो गया 6। तो i2 की वैल्यू माइनस में आ गई 1.5। देख पाए होंगे आप, ये 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो -6, 3 - 6 -3, -3/2 -1.5। तो ये माइनस आने से कभी घबराना नहीं, केवल इतनी बात है कि करंट का डायरेक्शन अगर इधर दिया है और आपका माइनस आ गया तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट है, बस कोई टेंशन नहीं। प्लस आता तो वही डायरेक्शन जो दिखाई गई है, और अगर उसका उल्टा माइनस आ गया है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन। तो अब यहां पर मैं अगर I1 + I2 निकालूं तो I1 I2 क्या आएगी? I1 की विथ साइन रखेंगे 3 और ये 1.5 अपोजिट है तो -1.5। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 एम्पियर की करंट हो गई। अब मैं पावर वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, P = 1.5 एम्पियर का स्क्वायर, और R कितना था? 4 ओम। तो 15 × 15 225 होता है, 2.25 × 4 8 और 9 वॉट इज द आंसर। इस तरह से सवाल आप निकाल पाएंगे किरचॉफ लॉ लगा के। मैं कलर चेंज कर लेता हूं और आप इस चीज को पकड़ बनाए रखिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं दिखा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, फिर ऊपर से दिखाना होगा। ये यहां कहीं रोक लेता हूं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से पूरी चीज लगभग दिख रही है, थोड़ा सा और मैं सरका दूं ऊपर तो मुझे दोबारा इसको सरकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जैसा भी ठीक समझे। मतलब कुल मिला के आपकी समझ में चीज़ें आनी चाहिए, तो ये क्लैरिटी बन जाती है। चलते हैं इसका अगला सवाल और देखते हैं। ये देखिए, ये भी किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है यूजिंग किरचॉफ रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम इससे एंड 20 ओम रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। यहां पे भी किरचॉफ लॉ लगेगा, ऐसे ही आते हैं, बड़े प्रेम से लगा सकते हैं। तो देखिए यहां वाला सेल लगा इधर, तो इससे निकलने वाली करंट को मान लो I1, और ये सेल इधर निकाल रहा है तो मान लेते हैं I2। अब ये I1 इधर से गई और I2 इधर से आई, तो इसमें करंट जो जाएगी, I1 को बड़ा अगर मान लें तो इसको लिख सकते हो I1 - I2। इसके अंदर करंट वापस I1 निकली तो I1 ही जाएगी, और इधर I2 है तो I2 ही जाएगी, इसमें I2 ही जाएगी। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसे आप बोल सकते हैं किरचॉफ लॉ का पहला रूल लग गया आपका, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्लोज लूप मान लेते हैं, और मैं कलर बदल दूं यहाँ पर, जो हम लोग लगाते थे ऐसे ही लगा लेते हैं लूप मान के, कोई समस्या उससे नहीं आएगी। तो अप्लाइंग KVL, सीधे मैं लिख देता हूं KVL इन क्लोज लूप। ध्यान से लगाइए, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद लगा के आंसर निकालिए, मैच कीजिए, मजा आ जाएगा, है ना। पहला सवाल कर ही चुके हैं सर। तो यहां पर आप लिख दीजिए ADCBA, ये क्लोज लूप है ADCBA, और शुरू करो। A से B में कुछ नहीं मिला, जिधर आप जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, पॉजिटिव इन नेचर। 40 I1 - I2, C से B में कोई तकलीफ नहीं है, फिर करंट के अपोजिट फिर पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 20 I1, फिर आगे बढ़े तो माइनस टर्मिनल मिला, -80 वोल्ट बराबर 0। थोड़ा काट पीट लेते हैं, देख लेते हैं। तो 40 I1 और ये 60 I1 -40 I2 -80 बराबर 0। मुझे लगता है 20 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 3 I1 आ जाएगा, 2 I2, और ये 4 बचेगा, 4 को इधर ले लो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आ रहा है 3 I1 - 2 I2 = 4। ठीक है, अब दूसरा वाले में हम लोग अप्लाई कर देंगे KVL दूसरे क्लोज लूप में। तो KVL इन क्लोज लूप, और वो क्या है DEFCD। DE
एफ सी डी इसमें लगाते हैं, तो डी से ई की तरफ चले कोई परेशानी नहीं है, ई से आगे बढ़े तो ये -40 आया पहले, फिर इसमें करंट की विपरीत जा रहे हो, टर्म वोल्टेज एफ, तो 10 इंटू I2, फिर आप आगे गए एफ से सी, कोई समस्या नहीं, फिर एफ सी से लेके डी में आए तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में करंट है, तो ड्रॉप, तो -40 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो -40 और यहां आएगा 10 I2 और यहां आएगा प्लस का 10 यानी 50 हो जाएगा लगता है, I2 है ना, हाँ I2 है, और 40, ठीक है, तो ये वैल्यू बननी है 50 प्लस की, और ये -40 I1 बराबर 0। अब मैं इसको 10 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 की जगह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I1 माइनस 5I2 बराबर 40। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। 4I1 माइनस 5I2, 40 नहीं 10 से डिवाइड किया तो 4 बचेगा, ये रहा 4। एक बार फिर से दिमाग में माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो 4I1 पहले आ गया, और 40, ये -4 आ जाएगा इधर, प्लस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया, दिस इज -4। ये वैल्यू हो गई बेटा, क्योंकि ये जाएगा पॉजिटिव और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस। अब इसे हमें पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी बड़े आसानी से, इसको आप पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम बन जाएगा। तो पहले वाले की वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पर क्या, 15I1 5 से किया है, 10 I2 और बाजू में 5 चौक 20, इसकी वैल्यू लिखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 8I1 और 5 दूनी 10, 10 I2 और फिर आ गया -8। अब ये माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे साइन को बदल देंगे जैसा हम लोग ज़माने से करते आए हैं। अब इसको, ये तो कट गया, ये आ गया 15 में से 8 गया 7I1 और ये आ गया 28, यानी I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, बड़े आराम से। I2 निकालना है तो I2 किसी से भी निकाल लीजिए, इस वाले में छोटा गिनती दिख रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारी जो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू I2 बराबर 4, तो I2 कितना आ जाएगा, 12 में से 4 8, 8/2, ये भी 4 एम्पियर आता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया 4, तो ये भी 4 एम्पियर। ये आंसर, अभी आंसर नहीं है क्योंकि आंसर उसके अंदर पूछा है, ये I2 हो गया 4 एम्पियर। देखते हैं आंसर क्या पूछा है, लेट्स सी। कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम। तो 40 ओम में तो घटाओगे तो शून्य करंट मिल जाएगी, और 20 ओम में निकाल देते हैं। 20 ओम में कितनी करंट थी, I1, तो इन 40 ओम करंट हमारी कितनी है, I1 माइनस I2 विच इज 4 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 0, तो 0 करंट। और इन 20 ओम रेजिस्टेंस करंट हमारी कितनी थी, I1, और I1 हमारी 4 एम्पियर आई है, दिस इज 4 एम्पियर। ये आपका आंसर हुआ।
और आप ऊपर से इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूं आपको, ये यहां से नोट कर लीजिए बेटा। तो 20 ओम में करंट थी I1 जो निकाली गई है, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको समझ भी लें बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो ये आप नोट कर पाए होंगे, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, यहां रोक देता हूं, तो इसको आप नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। यहां पर पूछा है कि ये बड़ा सैंपल पेपर में भी था, तो इंपॉर्टेंट है ये। यूज किरचॉफ्स रूल्स टू ऑब्टेन द केस फॉर द बैलेंस कंडीशन इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक बनाते हैं, आपको ये पता है, बीच में मैं यहां गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं। अगर मैं इसको देखिए PQRS बोलूं और यहां पर एक बैटरी लगा देता हूं, हमें प्रूफ करना, हम जानते हैं कि फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन हमारी वैल्यू होती P/Q = R/S। इसी को प्रूफ करना है बेसिकली। इसमें इस समय इधर से कोई करंट पास नहीं होगी। मैं इसका कुछ नामकरण दे देता हूं कलर बदलते हुए, ABCD, बस काफी है, प्लस माइनस। तो ये इसमें ये जब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन होता है तो गैल्वेनोमीटर जो लगा इसमें कोई भी करंट पास नहीं होगी और कंडीशन ये निकलेगी। तो हम इसको किरचॉफ का लॉ लगाएंगे और इसमें जाने वाली करंट को, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट को शून्य करेंगे, तभी बोलते हैं ये बैलेंस्ड है। तब देखते हैं क्या कंडीशन हमारे हाथ में आती है। तो यहां पर मैं एक करंट चला रहा हूं I। सपोज करिए इस आर्म में करंट चली गई I1, इस आर्म में चली गई I2। यहां पर I1 फिर बाइफरकेट हुई, यहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट स्मॉल IG और यहां चली आई I1 - IG। और वापस आप जानते हैं यहां पर जब करंट जाएगी तो I2 के साथ IG ऐड हो जाएगा और वापस यहां बनेगी तो I करंट बन जाएगी। ये बाइफरकेशन ऑफ द करंट है। अब क्लोज लूप लिखकर हम लगा लेते हैं, क्लोज लूप ले लेते हैं। मैं यहां कलर फिर बदलूंगा, पीला ले लेते हैं। एक ऐसे क्लोज लूप ले लीजिए, एक दूसरा वाला ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो KVL इन ABCA, और जैसे मैंने बनाया उस तरह का उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, अक्सर मैं यही ले लेता हूं, कोई भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ये क्लॉकवाइज है, आप ऐसे घुमा सकते हैं। तो खैर एनीवे, A से B चलते हैं। ये रेजिस्टेंस से लिखे हुए P, तो I1 × P निगेटिव, क्योंकि उधर डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो -I1 × P। फिर गैल्वेनोमीटर वाली करंट की डायरेक्शन में है, G इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो IG × फिर माइनस में इस IG करंट और रेजिस्टेंस है कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का। फिर C पहुंच गए, C से गए तो ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज पॉजिटिव, और I2 × R बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। बढ़िया है, अभी इसको सेट कर लेंगे। अब लगा दो KVL इन बाजू वाले में, तो BDCB, तो BDCB, ये BDCB हमने लगा लिया। अब B से D की तरफ चलो बहुत ही केयरफुली, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट है, यानी माइनस हो जाएगा, तो -Q × I1 - IG। फिर आप D पहुंच गए, D से S में जाइए तो उल्टी डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, तो +S I2 + IG। फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर की C से B, फिर +IG × कैपिटल G = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि फॉर बैलेंस्ड कंडीशन
कलर को फिर से चेंज करता हूं, फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हमारी IG मस्ट बी 0, ये होनी चाहिए। तो पुट IG 0 इन above two equations, namely 1 and 2। ठीक है, अब आप पहले इसमें पुट कर दीजिए IG की वैल्यू 0, तो ये क्या बन जाएगी आपकी IG, जहां जहां उड़ा दो तो -QI1, यहां IG खत्म तो प्लस SI2, और ये खत्म बराबर 0। तो यहां से वैल्यू देखिए I1 I2 निकाल लेते हैं, I1 अपॉन I2, और ये वैल्यू कितनी हो गई S अपॉन Q। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। अब इसी तरीके से हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं, थोड़ा ऊपर करना होगा, फिर से एक बार मैं कलर ले लेता हूं ग्रीन, और इस वाले में यही चीज करते हैं। तो यहां पर आप IG 0 रखेंगे तो I1 इंटू P प्लस I2 इंटू R बराबर 0। यहां से आप निकालिए I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 निकालोगे तो वैल्यू कहां लिख दी, माइनस साइन कहां से टपक पड़ा इसमें अच्छा ये माइनस है, ये छोड़ दिया, वही तो मैं सोचूं कहां से आ गया। तो ये माइनस है, तो ये हो गया, इसको इधर ले जाओगे तो I1 अपॉन R अपॉन P, इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है I1 अपॉन I2, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो आप S अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन P के बराबर कर दीजिए, और ये इससे क्या निकला, P अपॉन Q को उधर पहुंचा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, P इधर, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, हेंस प्रूव्ड, या जो भी लिखना चाहिए। ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है जो आपने यहां अचीव कर ली या प्रूव कर दी। यही प्रूविंग आपसे पूछी थी, तो प्रैक्टिस होगी तो बड़े स्मूथली आप कर देंगे, कोई टेंशन कहीं नहीं होगी। मैं दिखा देता हूं, उसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं ये लोग। तो ये है, इसको आप नोट करें, फिर अगला सवाल बनाएंगे हम लोग। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे, थोड़ा और उसको ऊपर ले जाते हैं। ये तो इसको पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट कर लें, जो भी आपको बेहतर लगे। खैर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर शोन इन द फिगर। अब इस फिगर को अगर आप पहचानेंगे ना, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर ये आप नहीं देख पाए कि व्हीट स्टोन, देख क्यों नहीं पाएंगे, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अदरवाइज कोई ये जान ना पाए कि व्हीट स्टोन ब्रिज है तो सवाल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज है, देखिए, ए वाले पॉइंट को पकड़िए, यहां से, इससे 2 आर्म है, एक डी पे जाती है, एक बी पे जाती है। तो बी पे जा रही है 1 ओम वाली, और डी पे जा रही है 2 ओम वाली। फिर एक बी से जाता है सी को, एक बी से जाता है आर्म सी को 4 ओम का, सॉरी 2 ओम का। टू ओम का ये, और एक डी से सी जा रहा है, डी से सी जा रहा है 4 ओम। बी और डी के बीच में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कुछ ऐसी कहानी बन गई, बाकी तो करंट वरेंट बनी, वोल्टेज लगा ही हुआ है 4 वोल्ट का। अब यहां आप देखिए, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है।
अगर बैलेंस्ड है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर किरचॉफ लगा के सबको निकाल सकते हैं, तब भी कोई खतरा नहीं है। खैर, तो हम ये अगर आप P ले लें, P Q R S, और देखें कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है कि नहीं है यहां। तो P अपॉन Q कितना है, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4। तो ये तो बैलेंस्ड हो गया, रेशियो बराबर आ गया। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बैलेंस्ड कंडीशन हो गई आपकी। अगर ये बैलेंस्ड है बेटा, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं, 5 ओम। ये सीरीज में, ये सीरीज में, तो ऊपर RPQ की बात करोगे इधर से, तो 2 सीरीज में लग गए, वो हो जाएगी वैल्यू ऊपर वाली RPQ अगर मैं लिखूं ऊपर से, और फिर RS लिख दूंगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 यानी 3 ओम, और RS इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 4 यानी 6 ओम। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो फाइनली जो पैरेलल में हमारा आंसर आएगा नेट या R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 + R2, 18 अपॉन 9, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया नेट। V इज इक्वल टू IR लगा दो, तो अप्लाइंग ओम्स लॉ या V इज इक्वल टू IR, V है 4 वोल्ट, I हमको पता नहीं, R है 2, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एम्पियर, और ये हमारा आंसर हो गया। यहां पर इंपॉर्टेंस इस चीज की बहुत ज्यादा बनती है कि आप ऐसे सर्किट को व्हीट स्टोन ब्रिज पहचान पाते हैं कि नहीं। अगर पहचान जाएंगे तो सवाल बहुत सरल है, और पहचान नहीं, वैसे जब पढ़ रहे हैं तो पहचान ही जाते हैं, वरना फिर ये फिर निकालते नहीं निकलता, ये दिक्कत आ जाएगी अगर आप व्हीट स्टोन नहीं पहचान पाए तो। मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। खैर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सॉरी बातें आपके सामने हैं, एकदम कम समय में ज्यादा कंटेंट। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across a conductor is increased to 2 volt with its temperature kept constant, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, the drift velocity of the free electron in a conductor will be, drift velocity फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पोटेंशियल को बढ़ाने घटाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। आंसर है फर्क पड़ता है। कितना होता है ये फॉर्मूले से देख लेते हैं। हम जानते हैं VD की जो वैल्यू होती है वो -E टाउ अपॉन M होती है। कोई कंडक्टर अगर L लेंथ का ले लें आप और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस पे, तो इसमें आपको पता है कि एक रिलेशनशिप बन जाती है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसे आप लिखते हैं E इज इक्वल टू V/D यानी V अपॉन L। तो E को आप V/L लिख सकते हैं, ये यहां पुट कर देते हैं, -E इंटू V अपॉन ML, और टाउ तो यहां है ही। अब देखिए यहां पर पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या है, VD इज प्रोपोर्शनल टू V हो गया है। जितना ज्यादा पोटेंशियल उसी हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी। पोटेंशियल डबल कर दिया है, अगर पोटेंशियल डबल कर दिया है तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाने वाली है। V' लिख देना चाहिए, V' क्या हो जाएगी, डबल द VD इफ V इज डबल्ड। तो ये आपका आंसर होगा C। आंसर विल बी C। कैसे हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया जिससे आप आसानी से सीख सकें। हटता हूं, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन पिकअप करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। अब
यहां पर लिखा है एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा ये पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो भाई ऐसे तो वायर ले लो और कुछ ऐसे कनेक्टेड है भाई, ये भी वायर है और इसमें कोई करंट डीसी वीसी लगाई होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। इधर लेंथ एंड रेडियाई, इसका लेंथ L1 ले लो, रेडियस R1 ले लो और इसका L2 ले लो और इसका R2 ले लो। ये दे रखा है 3:1, क्या दे रखा है, इसकी जो लेंथ है 3:1 में है, L1/L2 है 3/2 और रेडियाई है R1/R2 है उल्टा इसका यानी 2/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर, इसमें जो करंट पास हो रही है वो निकालते हैं। तो करंट पास निकालेंगे कैसे, हम ये जानते हैं कि I1 की वैल्यू होती है V/R1, इसी तरह I2 हो जाएगी V/R2। तो अगर मैं I1/I2 लेने चलूं तो V/R1 V/R2 यानी R2/R1 अगर हमारा निकल जाए तो करंट का रेशियो हम निकाल पाएंगे। बढ़िया, तो हमें R1/R2 निकालना है। चलिए शुरू करते हैं या निकालते हैं। तो R1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं रो L1 अपॉन एरिया लिखते हैं जिसे आप पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह R2 लिख सकते हो क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है तो रो सेम आ गया, L2/R2 पाई R2 का स्क्वायर। अब R1 क्या निकालना, R2/R1, तो R2/R1 कर लो, तो R2/R1 तो L2/L1 आ जाएगा और इसको पलट के लिख लेंगे तो आ जाएगा R1/R2 का स्क्वायर। L2/L1 इसका उल्टा 2/3 और R1/R2 का है 2/3 तो 2/3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बनी, 2/3 इंटू 4/9 बराबर लिखा है क्या, तो 8/9×27 8/27। तो ये R2/R1 इसके बराबर था, यानी करंट का रेशियो कितना हो गया, 8/27 इज द आंसर। यानी ऑप्शन है यहां पर सी। इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं और ये ऐसे सवाल ना, खैर अभी तो बोर्ड की ही बात हो रही, नीट वीट में भरे रहते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस बनेगी बढ़िया तरीके से काम बनता जाएगा यहां से लेके वहां तक। खैर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली चर्चा करेंगे। तो हमारे ख्याल से ये आप नोट कर पाए होंगे, आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। और अब अगला प्रश्न लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये आता है एक अगला क्वेश्चन जहां ये वी यूज एलॉयस फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। हम लोग एलॉय यूज करते हैं, कई मिक्स करके बनाते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शंस में कुछ डिफरेंट चीजें, मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बिकॉज दे हैव। क्यों ऐसा करते हैं, 4 ऑप्शन है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, फिर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऑलरेडी उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा करके रखते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस और बढ़ने लगेगा तो वो जल्दी जलने के चांसेस बन जाएंगे उसके। तो कोफिशिएंट जो रहता है लो कोफिशिएंट, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ तो थोड़ा ही एक्सपैंड हो, थोड़ा ही रेजिस्टेंस उसका बढ़े। और बाकी यही इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, बाकी तो मैं जितनी चर्चा करूं कम है। तो हम क्या चाहते हैं कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा या टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ज्यादा, और साथ में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा, जिससे हम ज्यादा हीट पैदा कर सकें, है ना। एलॉयस फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, जिसे नाइक्रोम वैक्रोम बनाते हैं तो उसमें हम हीटर पे मान लीजिए नाइक्रोम जला रहे हैं, जैसे ही ऑन करते हैं उसमें 1 मिनट के अंदर ही वो काफी
दबता है। या आयरन करते हैं, आयरन में भी फिलामेंट लगे होते हैं, तो गर्म हो जाता है 1-2 मिनट के अंदर आयरन, आप प्रेस कर लेते हैं उससे। लेकिन ये कोफिशिएंट हमारा कम होना चाहिए, कम नहीं होगा तो टेम्परेचर बहुत राइज कर जाएगा, जिससे तार एक्सपैंड होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से लेंथ और एरिया वगैरह और खराब होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। तो एलॉयस का ये कहानी होती है ए, इसको दिमाग में रखिए, नोट कर लीजिए। अगला सवाल ले लेते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखते हैं। इसमें लिखा है ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटलिक वायर, हीट एच इज डेवलप्ड। अब यहां पर एक वायर है, एक कोई कांस्टेंट वोल्टेज आपने वी लगाया था, उससे हीट आपकी एच निकली थी, जैसा ये बता रहे हैं। इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अच्छा एक कोई दूसरा वायर लेते हैं सेम मटेरियल का, फिर क्या करेंगे, रो अगर इसका कुछ है तो रो इसका भी सेम आ जाएगा। डबल द रेडियस, अच्छा इसकी रेडियस अगर R1 है तो इसकी R2 का मतलब 2R1 है। एंड ट्वाइस द लेंथ, अगर इसकी लेंथ L1 है तो इसकी है L1 बराबर L2 बराबर 2L1, डबल रेडियस डबल लेंथ। एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वायर इज यूज्ड, देन द हीट डेवलप्ड इन इट विल बी। अब इसमें कितनी हीट डेवलप्ड होगी ये हमको बतानी है। हीट डेवलप होने का यहां भी V सेम ही लगाया है, तो हम ये जानते हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेसिस पर। I के टर्म में ना करके हम V के टर्म में लिखेंगे क्योंकि V सेम है यहां, तो V इज इक्वल टू IR और I की जगह V अपॉन R। तो मैं I की वैल्यू पुट कर देता हूं यहां, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT, मतलब V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो इस वाले फॉर्मूले से हम पहचान जाएंगे कि हीट की अब नई स्थिति क्या है। इस वाले में जो कहानी थी, मैं H बराबर V था और ये तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की चर्चा करनी पड़ेगी अभी, तो R1 लिख देता हूं, रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। सेकंड में आ जाओ, R2 में रो सेम है, L2 लिखता तो L2 की जगह 2L1 लिख रहा हूं, पाई R2 की जगह 2R1 लिख रहा हूं। ये क्या वैल्यू बन गई, देखिए 2 आया, ये नीचे 4 आया, 1/2 रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर, यानी कि R1 अपॉन 2, नया रेजिस्टेंस पहले वाले का आधा है। और यहां आप क्या देख रहे हैं, H इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली, नीचे 2 2 4 आया है और नीचे, तो हीट की वैल्यू R के सही लिखा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस तो रेडियस डबल था, लेंथ डबल थी, तो ये तो आना चाहिए था, एक बार पढ़ लें, डबल द रेडियस, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम हो गया R1 अपॉन 2। तो यहां पर H इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। मेरे ख्याल से सब दुरुस्त है। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नीचे वाले रेजिस्टेंस में R2 में H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये रेशियो आ जाएगा, इसका उल्टा ना। तो R2 अपॉन R1 लिखोगे तो कितना आएगा, R2 अपॉन R1 हाफ। यहां देखिए R2 R1 करोगे तो हाफ आ जाएगा, R2 अपॉन R1 की वैल्यू हाफ, यानी ये वैल्यू हाफ हो गई, यानी नई वाली हीट H1 थी हमारी H के बराबर, तो डबल हो गई हीट बेटा, 2H ऑप्शन है, सी ऑप्शन नजर आता है इसका, एक बार चेक कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो 3 रेजिस्टर्स हैविंग वैल्यूज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम लोगों ने इन तीनों को R1, R2 और ये रहा R3 सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी भी लगा दी, कनेक्ट कर दो भाई। तो सीरीज टू ए बैटरी, सपोज R1 कैरीज ए करंट 2 एम्पियर। अब R1 में कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर की। हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक में 2 एम्पियर की करंट है तो सेम करंट ही तो जाएगी पूरे सर्किट में,
ठीक है। R2 हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, इसका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड R3 डिसिपेट्स 6 वॉट ऑफ पावर, यहां पावर कितनी है 6 वॉट। अब क्या कह रहा है, देन द वोल्टेज अक्रॉस R3, हमें V निकालना है। तो V निकालना है तो इसमें देखिए पहले पावर की बात की जाए फॉर R3, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन R लगा सकते हैं हम लोग, I स्क्वायर R, क्योंकि हमें करंट तो पता है जो कि है 6 वॉट का तो पावर है, 2 की करंट है इंटू R, तो रेजिस्टेंस कितना निकल आएगा विच इज R3, 6/4 यानी 3/2, और वोल्टेज अब निकालना है तो P इज इक्वल टू V3 का स्क्वायर अपॉन R3, तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V3 का स्क्वायर, R तो पता है हमको इस समय, तो V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V3 स्क्वायर बराबर P इंटू R3, पावर कितना है 6 और R3 है 3/2, 2 3 जा 6, 9, तो V3 स्क्वायर बराबर 9, तो V3 बराबर 3, यही आपका आंसर है, V3 बराबर 3, जो कि है सी ऑप्शन, आंसर इज सी। इस तरह से ये आपका एक अच्छा ठीक ठाक सवाल आप कर पाएंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। और इसी तरह के सवाल देखिए आते रहे हैं और ऐसे ही सवाल आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन और लेके आता हूं बेटा, दिस क्वेश्चन, और ये भी इंटरेस्टिंग आसानी से हो जाएगा। ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए सेल एज ए फंक्शन ऑफ करंट I drawn from it, it is shown in the figure the internal resistance of the cell would be then, स्मॉल r निकालने की चर्चा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये रिलेशनशिप नॉर्मली हम यूज करते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR डिस्चार्जिंग के केस में। यहां पर जब हम I की वैल्यू 0 कर देते हैं तो V बराबर E मिल जाता है, तो I यहां पर 0 कर दो, ये है ना I, इस समय ये 5.6 है, यानी E की वैल्यू कितनी आ गई 5.6 एट I इज इक्वल टू 0, E पता चल चुका है हमारा। अब आप करंट की बात करें तो 2 एम्पियर की करंट है यहां, तो स्मॉल r जब लिखोगे तो जब आप वोल्टेज 0 कर दोगे, यहां पे क्या है वोल्टेज 0 है इस वाले ग्राफ पर, तो पुट V बराबर 0, तो 0 इज इक्वल टू E माइनस IR, तो R कितना हो जाएगा E अपॉन I, E कितना है 5.6 और I कितना 2 एम्पियर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2.8 ओम, और ये 2.8 ओम बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो कैसे लॉजिकली कर रहे हैं ये आपको दिखाई पड़ना चाहिए, और इस तरह से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट PYQs बनते थे वो मैंने करा दिए हैं आपको। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी कॉन्सेप्चुअल और पावर पैक्ड रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता, और अपने एक दोस्त को अगर ये वाकई वीडियो हेल्पफुल लगा हो, स्मूथ गया हो, तो आप अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको अच्छा कंटेंट मिलेगा और अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन, जिससे और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाए जा सके। आपकी तरफ से अरविंद सर को, जी हाँ, गुरु दक्षिणा होगी, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। और साथ में इसका PDF अगर लेना है, जैसे मैं हर बार बोलता आया हूं, तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से इसका PDF ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपना काम बनाइए। साथ में अरविंद एकेडमी ऐप भी अवेलेबल है, जिसपे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के साथ अगर वो क्वेश्चन आप लगा लेते हैं जो आपको डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं स्टोर सेक्शन में अरविंद एकेडमी ऐप में, तो आपकी तैयारी बहुत उम्दा हो जाएगी, बहुत ज्यादा नंबर आने के आपके चांस हैं। उम्मीद करता हूं कि आप देखिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।